एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज इस पार्ट में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और वही सेम अपना चलेगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देन फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे वन बाय वन। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, मेंस्ट्रुअल होता क्या है, आप लोगों को पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल किसको बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग एक वर्ड को समझो। क्या है ये? बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। भाई, मेनार्क किसको बोला जाता है? मेनार्क। ठीक है, ये बोला जाता है जब मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग होती है। ठीक है, जब मेंसेस की बिगिनिंग होती है, या फिर उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन भी बोला जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे मेनार्क। अब मेनार्क और मीनोपोज दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मेनार्क में क्या होता है, मेनार्क में बिगनिंग होती है, और मेनोपोज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो क्या होती है, वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। ठीक है, मेनार्क में क्या होगा, बिगनिंग होगी मेंस्ट्रुएशन की। इट अकर बिटवीन द 12 एंड द 15 ईयर्स। भाई, ये क्या होगा, 12 ईयर्स से 15 ईयर्स तक की जो एज है उसके बीच में ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और जो बिगनिंग होती है उसको मेनार्क बोल देते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस रहती है टिल 40 टू 45 ईयर्स। ये वेरी करता है इंडिविजुअल्स में। ठीक है, ये फीमेल टू फीमेल ये वेरी करता है। किसी में 40 टू 45 के बीच में हो जाता है और किसी में 50 तक भी चला जाता है ये। ठीक है, तो ये वेरी करता है। ओके, उसके बाद में समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल एंड द रिलेटेड प्राइमेट्स में और ह्यूमन फीमेल्स में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल क्यों बोला गया है? रिप्रोडक्टिव साइकिल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो रिप्रोडक्शन की पूरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है वो इसी चीज़ से चलता है। देखो, ओव्यूलेशन होता है ओवम का रिलीज होना। ठीक है, अगर ओवम को स्पर्म नहीं मिल पाता, अगर उनका फ्यूज़न नहीं हो पाता तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर उनका फ्यूज़न हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उस बीच में मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में मेंस्ट्रुएशन नहीं देखने को मिलता। ओके, देखो, मेंस्ट्रुएशन को और अच्छे से समझते हैं। क्या है? द मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 टू 29 डेज। 28 या फिर 29 डेज, ये इतने टाइम इंटरवल पे ये रिपीट होती रहती है। ठीक है, ये साइकिल रिपीट होती रहती है 28 या फिर 29 डेज। ओके, ये भी वेरी करती है। And the cycle events starting from one menstruation till the next one is called the menstruation cycle. आप सपोज करो 1 2 3 4, ये मैं डेट्स लिख रही हूँ। ठीक है, टिल 28, और लिख देती हूँ यहाँ पे मैं 29, क्योंकि ये केसेस वेरी करते हैं। अब देखो आप लोग, ये क्या है, अगर फर्स्ट टू 5 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल चली है, ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो गई, उसके बाद में 29 के बाद में फिर से 1 2 3 4 यहाँ तक एक साइकिल, एक मंथ की साइकिल से दूसरे मंथ की साइकिल ये कंप्लीट चलेगी नेक्स्ट 1 मंथ तक। ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक ये चलेगी। उसको क्या है, ये पूरा मेंस्ट्रुएशन की साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, हर मंथ ये होती है। ठीक है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द सर्टेन हॉर्मोन्स। भाई, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्लीडिंग निकलती है। ठीक है, ब्लीडिंग कम्स आउट फ्रॉम द यूट्रस। भाई, यूट्रस से क्या होगा, जो लेयर्स होंगी वो शेड हो जाएंगी और वो फिर क्या होगा, बाहर निकलने लग जाएंगी। ठीक है, ब्रेक डाउन होके। अब ये क्या है, जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होगा वो किस पे बेस होगा, हार्मोन्स पे बेसिस होगा। ठीक है, अगर हार्मोन के चेंजेस आते हैं, हार्मोन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन उस टाइम पे बैलेंस नहीं हो पाता, मतलब डेट्स आगे पीछे खिसक जाती हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर हार्मोन का बैलेंस चलता रहता है तो हर मंथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो प्रॉपर होती है। ठीक है, तो हार्मोन पे ये बेस्ड होती है। सम ऑफ विच आर सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कुछ हार्मोन्स हैं वो ये सिक्रीट होते हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो हार्मोन्स क्या हैं, वो हार्मोन्स हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सारा अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आप छोटी सी एक बात ये समझो कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, 28 या फिर 29 डेज के सर्कल में ये रिपीट होती रहती है डेज के टाइम में, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें 1 ओवम इज रिलीज्ड जिसको ओव्यूलेशन बोला जाता है। आप सबको मैंने बताया था ओव्यूलेशन में क्या होता है, एक ओवम एक ओवरी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, मैंने बताया 1 to 4 या फिर आप 5 मान लो, ये क्या है, मेंसेस के डेज हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सपोज करो 14th to 16th डे, इस टाइम के बीच में ओवम का रिलीज होगा और ये पीरियड को बोल देंगे हम लोग ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड, ओके। इसमें एक ओवम रिलीज होता है, उसको ओव्यूलेशन बोला जाता है, ओके। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइकिल, आप लोग हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज इंक्लूड किए जाते हैं। वो 4 फेज क्या है, पहला तो यही होगा कि मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज होगा। दूसरा होगा प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड इज द ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। फोर्थ आएगा अपने पास में सिक्रीटरी फेज। तो ये 4 फेज होते हैं, ठीक है। MPOS ये क्या है, ये फेजेस हैं, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर द मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द सेक्रेटरी फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें 1 by 1 हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन दिया हुआ है, ये डायग्राम में थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे हार्मोनल का दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे कौन सा हार्मोन डाउन चला जाएगा, फिर कौन सा हार्मोन पीक पे चला जाएगा, फिर उस हार्मोन का डिक्लाइन देखने को मिलेगा, उस हार्मोन का एकदम से राइज देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लो अभी, फिर जब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये डायग्राम आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंस्ट्रुएशन। देखो 1 to 5 डेज ये टाइम पीरियड क्या है, मेंस्ट्रुएशन का है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के बाद में प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज जिसको फॉलिकुलर फेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज भी बोला जाता है। 13 डे तक चलता है, फिर 14th डे क्या हो जाता है, ओवम का रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन उस चीज़ को बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ल्यूटल फेज स्टार्ट होता है। 14th को ओव्यूलेशन हुआ, 15th से ल्यूटल फेज स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा करके 29 तक ये चलेगा और फिर ये नेक्स्ट साइकिल ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे जो ये इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को, ये वाली चीज़ें भी मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या है। अब हॉर्मोन्स का देखो क्या होता है, मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं हार्मोन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उस हार्मोन के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो नाम में ही सब छुपा हुआ है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब क्या है, डेवलप करेगा फॉलिकल्स को, ठीक है। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरे का नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों यहाँ पे पीक पे हैं। किस टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे। ये क्या है, ओव्यूलेशन के टाइम पे ये दोनों हार्मोन पीक पे चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो इनकी डिक्लाइन देखने को मिली है। ये क्या है, ये अपना LH वाला है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पे फिर इनका डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आया। अब हम एक एक करके सारे फेज को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है,
ब्लीडिंग फेज भी, या फिर इसको मेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज को ब्लीडिंग फेज या फिर मेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन आ 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 डेज में से जो मेंसेस होते हैं या फिर जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है वो चलता है 3 to 5 डेज, मतलब 1 to 5 डेज क्या चलेंगे, मेंस्ट्रुएशन फेज चलेगा। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ द LH फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब होती है उससे प्रोडक्शन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। अब यहाँ पे LH का काम आने वाला है, फंक्शन आने वाला है, ठीक है। इस कंसिडरेबली रिड्यूस कोज डीजेनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन हो जाता है इसमें। मेंस्ट्रुएशन फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। देयरफॉर द प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, क्या होगा, इसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन होता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, येलो कलर का फील्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, येलो कलर का फील्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डीजनरेट होने लग जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ओके, द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन, क्या होगा, यूट्रस का एंडोमेट्रियम, यूट्रस की है कुछ ऐसी सी शेप होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम मतलब अंदर वाली लेयर क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। ओके, द सेल ऑफ द एंडोमेट्रियम सिक्रीशंस, भाई मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है उसके अंदर, सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो सेल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं वो, ब्लड, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करती हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो को, ये सब चीज़ें आती मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर। अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, ठीक है, ब्लड आता है साथ में, और तीसरी चीज़ क्या है, सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की सेल की सिक्रीशंस। ओके, सेकेंड फेज है अपने पास में फॉलिक्यूलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज अच्छे से समझ में आ गया ना, 1 to 5 डेज चलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसमें एक रोल प्ले करता है, उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन लेवल इसमें लो हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन देखने को मिलता है। ओके, दिस फेज इज यूजुअली इंक्लूड द सेल साइकिल, देखो फॉलिक्यूलर को प्रोलिफरेटिव बोला जाता है, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, इंक्रीज इन द नंबर, प्रोलिफरेशन हो जाना, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, इसके अंदर 6 to 13 और 14, देखो ये वेरी करती है, मैंने अभी ये चीज़ बोली है, ठीक है। क्या होगा, किसी में 14th डे ओव्यूलेशन हो जाता है, किसी में 14 to 16th डे चलता है, 14 to 16th डे ये डे है जिसमें ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। 6 to 13 मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुई 5th को, ठीक है, 5th को ख़त्म हो गई है, मैं यहाँ लिखती हूँ 5th को ख़त्म हो चुकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 5। अब जो 6th होगा 6 to 13 ओव्यूलेशन से पहले वाले दिन तक क्या चलेगा, फॉलिकुलर फेज चलेगा, ठीक है, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है। 28 डेज की साइकिल लिए यहाँ पे, 28 या फिर 29 डेज भी ले सकते हो, ठीक है, ये वेरी करती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीट कराती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो कि स्टिमुलेट कराती है द ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल क्या है भाई, फॉलिकल है, लेयर है जिसमें ओवम होता है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉलिकल की लेयर है, इसके अंदर क्या होगा, ओवम प्रेजेंट होगा। अब ये बहुत मैच्योर हो जाएगी, ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगी, इसके अंदर ये ओवम होगा, ठीक है। ये सिक्रीट कराएगी ईस्ट्रोजन को, जो कि स्टिमुलेट करा देगा प्रोलिफरेशन को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है FSH, जिसने क्या किया, स्टिमुलेट किया ओवेरियन फॉलिकल को। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, जब ओवेरियन फॉलिक्यूल स्टिमुलेट हुआ, फॉलिकल्स बनने लग गई, उसके बाद में ईस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, और वो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा प्रोलिफरेशन को। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, फॉलिकुलर फेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ओके, फॉलिकल्स बनने लग गई हैं। ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रीन वॉल, द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिकर बाय द रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आ गया ना प्रोलिफरेशन का, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कैसे होंगे,
यहाँ पे रैपिड सेल का मल्टीप्लिकेशन चला है, इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की लेयर है यूट्रस की वो थिक हो जाएगी। एंडोमेट्रियम लेयर बिकम्स थिकर, ओके, बिकम्स थिकर बाय द रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन, और ये है प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें दो चीज़ें याद रखने वाली क्या है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे प्रोलिफरेशन के लिए हेल्प करवा देगा, ठीक है, और FSH यहाँ पे क्या करवाएगा, स्टिमुलेट करा देगा ओवेरियन फॉलिकल्स को, ओके। थर्ड अपने पास में है ओव्यूलेटरी फेज। आपको पता है इसमें ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे क्या है, जब हम डायग्राम देख रहे थे तो कुछ ऐसे से था, ठीक है, LH और FSH दोनों ने पीक अटेन कर ली थी। ओव्यूलेटरी फेज में गाइस LH और FSH, यहाँ पे LH है, यहाँ पे FSH है, दोनों पीक पे चले गए हैं, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट द 14th डे रैपिड सिक्रीशंस ऑफ LH इंड्यूस द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स बनने लग गई थी, जो फॉलिकल्स डेवलप हो गई थी, बाहर फॉलिकुलर लेयर बन गई थी, वो फॉलिकल्स अब रप्चर होने लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि LH और FSH यहाँ पे पीक पे हैं और ये चलेगा 14th डे पे। इसको बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। इसमें होगा रिलीज ऑफ ओवम, दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। इसमें ओवम का रिलीज होगा। LH कोज ओव्यूलेशन, यहाँ पे LH क्या करवा रहा है, ओव्यूलेशन करवा रहा है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कोज करवाता है ओव्यूलेशन को, राइट। थर्ड फेज है अपने पास में ल्यूटल फेज, जिसको सिक्रीटरी फेज भी बोल देते हैं, ठीक है, ल्यूटल फेज या फिर इसको सिक्रीटरी फेज भी बोल देते हैं। दिस फेज यूजुअली इंक्लूड साइकिल फ्रॉम 15th to 28th डेज। यहाँ पे क्या है, 15th to 28th डेज चलेगी साइकिल ये, और इसको बोलेंगे ल्यूटल फेज। अब ये क्या है, LH कोज ओव्यूलेशन, भाई ओव्यूलेशन करवा दिया, अब क्या है, LH ने ओव्यूलेशन कॉज करवा दिया, उसके बाद में क्या साइकिल चलेगी, ल्यूटल फेज वाली साइकिल चलेगी। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है स्ट्रक्चर, उसका डीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेज हो गया है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ गाइज, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे 4 फेज होते हैं। आप लोगों को मैंने ये बोला था कि यहाँ पे 4 फेज होते हैं। पहला फेज ये था मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी, और चौथा है यहाँ पे सिक्रीटरी फेज। आप लोगों को मैंने ये बताया है ना, 4 फेज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर 4 आएगा, यहाँ पे ये 3rd नंबर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 4th नंबर आएगा, और यहाँ पे आएगा 3rd नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे मैंने, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो 3rd लिखा हुआ है और वैसे ये 4th नंबर पे है। ये 4th नंबर वाला है ल्यूटल फेज वाला, इसको सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। सिक्रीशंस होती हैं, उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन हो जाता है, ओके। ये चलता है 15th to 28th डेज, ओके। जो बचे हुए रिमेनिंग है ओव्यूलेशन के बाद वाले और नेक्स्ट साइकिल तक स्टार्ट होने तक चलेगा ल्यूटल फेज, ओके। द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड बाय द LH टू डेवलप द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा LH की वजह से, ठीक है। LH क्या करा देगा, कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करा देगा। कुछ ऐसे से एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना कॉर्पस ल्यूटियम का, इसमें येलो कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन की अमाउंट सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन की एक अच्छी खासी अमाउंट को सिक्रीट करा देगा, and that stimulate the uterine glands to produce the increased amount of watery mucus। ये क्या करेंगे, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से जो यूट्रीन ग्लैंड्स होंगी वो सिक्रीट करा देंगी क्या, वाटरी म्यूकस। म्यूकस टाइप में कुछ सिक्रीशंस होंगी, ठीक है। अब देखो क्या है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन कॉज द सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज को कौन करता है, प्रोजेस्ट्रॉन करता है, ठीक है। जैसे LH ओव्यूलेशन कोज करता है, वैसे सिक्रीटरी फेज को कौन करता है, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन। ये एक वाटरी म्यूकस यूट्रीन ग्लैंड से सिक्रीट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 4 फेजेस जो भी थे, 4 फेज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। जो इनके हार्मोन बैलेंस था, हार्मोनल लेवल था, वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पे क्या है।
आप लोगों को वैसे समझ में आ चुका है, पर मैं एक बार ये चीज़ थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज में हमने क्या देखा था, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन लेवल यहाँ पे कम था, रिड्यूस्ड था। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन यहाँ पे रिड्यूस था। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या था, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। ओके, LH को आप लोगों को पता है कि ओव्यूलेशन कॉज करेगा, तो LH यहाँ पे ज़्यादा होगा और ओव्यूलेशन कॉज कर देगा ये। सिक्रेटरी फेज में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब आप ये चीज़ मान के चलो, याद कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पहले वाले फेज में यहाँ पे रिड्यूस था, यहाँ पे 1 to 5 डेज में क्या था, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज था, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन क्या था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम था, रिड्यूस्ड फॉर्म में था। तो जो लास्ट वाला फेज है 4th नंबर वाला, उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पहले वाले में कम होता है मेंस्ट्रुअल फेज में, लास्ट वाले में ज़्यादा होता है। एक बीच में आता है यहाँ पे ओव्यूलेशन वाला, उसके अंदर तो सबको पता है कि LH बीच में घुस गया। ठीक है, उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज है, उसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ओके, समझ में आया गाइज आप लोगों को ये मीनोपोज। अब देखो मीनोपोज क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को वो डायग्राम अब अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जी, क्या था डायग्राम में, यहाँ पे ये हॉर्मोन्स थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, देखो यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक पे पहुंच गया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों। ओके, बाद में इनका डिक्लाइन देखने को मिला है। प्रोजेस्टेरोन लेवल यहाँ पे कम था तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। बीच में प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो ईस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे देखो आप लोग बढ़ चुका है। ईस्ट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट्रोजन का यहाँ पे अमाउंट डिक्रीज होने लग गई है, यहाँ पे फिर से बढ़ गई है ल्यूटल फेज में। ल्यूटल फेज में क्या होगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, चारों हॉर्मोन्स का आप लोगों को अच्छे से समझ में आया गाइज। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टार्टिंग में कम होंगे, LH और FSH फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक पे चले जाएंगे। और प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, लास्ट में प्रोजेस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ईस्ट्रोजन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे करके ये हॉर्मोन्स का लेवल चलता रहता है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं लास्ट पार्ट की मीनोपोज क्या होता है। भाई वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, वीडियो तो बहुत लंबी जाने वाली है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट पार्ट है कि मीनोपोज क्या होता है। आपने बिगनिंग बता दी कि मेनार्क जो है वो बिगनिंग है मेंस्ट्रुअल की, तो आप एंडिंग भी तो करके जाओ ना। इट इज़ द फेज इन द वुमेन्स लाइफ व्हेन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन स्टॉप। ये वो फेज़ होता है एक औरत की लाइफ का जहाँ पे ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इट अकर बिटवीन द 45 to 55 ईयर्स एज, ये इस एज के बीच में चलती है। डिक्लाइन इन द ईस्ट्रोजन लेवल एंड द प्रोजेस्टेरोन लेवल लीड्स टू मीनोपॉज। मीनोपॉज किसकी वजह से हो जाता है, ईस्ट्रोजन की वजह से और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलता है और क्या होगा, ये मीनोपॉज को शो करेगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। राइट, आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया गाइज। अब नेक्स्ट है अपने पास में अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अभी तक आप लोग ये पढ़ रहे हो कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूज़न हो जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, उसी को फर्टिलाइजेशन का नाम दे दिया जाता है। द फ्यूज़न ऑफ अ हैप्लॉइड मेल गैमीट, जिसको स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म का मैंने पूरा बताया है, स्पर्म बनने का प्रोसेस भी मैं बता चुकी हूँ, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी बता चुकी हूँ। तो ये आप लोग पहले वाली वीडियोस में जाके देख लें, ठीक है, जिसने भी नहीं देखी है। और दूसरा क्या है, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट ओवम, भाई ये भी मैंने बता दिया है। ये क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे फ्यूज़न के बाद में डिप्लॉयड जाइगोट, और उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का नाम दे दिया जाता है। ओके, साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन सबको पता है।
ठीक है, ये चीज़ सबको पता है, लेकिन साइट की अगर मैं बात करूं तो कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। क्या है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, जो अपनी ओविडक्ट का पार्ट होती है। क्या होता है ओविडक्ट में? एम्पुला, इस्थमस, ये पार्ट होते हैं किसके? फैलोपियन ट्यूब के, उसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। ओके, इंसेमिनेशन क्या होता है? आप लोग बताओ इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है अराइवल ऑफ द स्पर्म। अराइवल होगा स्पर्म्स का, क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए स्पर्म्स को आना तो बहुत ज़रूरी है, बिना स्पर्म्स के कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्या होगा? मूवमेंट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम वेजाइना टू यूट्रस, मूवमेंट चलेगा। अब वेजाइना तक तो स्पर्म्स आ गए हैं इंसेमिनेशन की वजह से, यूट्रस तक भी जाना है स्पर्म को, तो वो भी आगे मूवमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। ये सारे पार्ट क्या करवाएंगे? फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ओके, अब है नेक्स्ट अपने पास में अराइवल ऑफ द सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocyte क्या है? ओव्यूलेशन में क्या रिलीज होता है? ओव्यूलेशन में रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा और वो क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा। जो ओवम जिसको बोलते हैं वो क्या है? वो सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मैं रिकैप करा देती हूँ। यूट्रस, ये यहाँ पे क्या है अपने पास में? ओविडक्ट है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा? यहाँ पे ये ओवम को, इसके अंदर ये ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर ये क्या है? ओवम है। ठीक है, ये है अपने पास में ओविडक्ट, जिसको फिलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, फिलोपियन ट्यूब। ओके, या फिर इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। अभी तक मैंने क्या बताया है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इस पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि अराइवल होना सेकेंडरी oocyte का। सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte होती है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें से ये रिलीज हो जाती है फ्रॉम द ओवरी, जिसको ओव्यूलेशन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है अपना नेक्स्ट प्रोसेस कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब क्या है? एक्टिवेशन होना स्पर्म्स का। कुछ सिक्रीशंस होती हैं सेमिनल वेसाइकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की, जो कि स्पर्म्स को एक्टिव बना देती है। और कितना टाइम लगता है? 5 to 6 आवर्स लगता है। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, इंसेमिनेशन पढ़ा है। इंसेमिनेशन मतलब एंट्री होना स्पर्म की, उसके बाद में एंट्री हो जाएगी, एंट्री होने के बाद में वेजाइना से यूट्रस तक में स्पर्म पहुंच चुका है, फिर सेकेंडरी oocyte का अराइवल होगा, उसके बाद में स्पर्म्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल एंड द केमिकल इवेंट्स इन द फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स आ गए हैं, सेकेंडरी oocyte का अराइवल हो गया, स्पर्म्स एक्टिव हो गए हैं। अभी तक 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी है। अब कुछ केमिकल इवेंट्स चलेंगे उन फर्टिलाइजेशन के अंदर, जैसे कि एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन क्या है? एक्रोजोम मैंने क्या बताया था? आप लोग थोड़ा सा किसी को याद आ रहा हो तो यहाँ पे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये हेड है स्पर्म का, यहाँ पे ये मिडल पार्ट है, नेक है, और लास्ट में क्या है? टेल है। ठीक है, तो एक्रोजोमल रिएक्शन, यहाँ पे जो इसका एक्रोजोम है, इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या कराते हैं वो भी समझ लो यहाँ पे अच्छे से। देखो, इसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पर्म लाइसिन्स बोला जाता है, जैसे कि हयाल यूरोनिडेज, दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है अपने पास में जोना लाइसिन। ये अपने पास में केमिकल हैं और एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा? ओवम की मैंने लेयर्स बताई थी आप लोगों को, अगर आप लोगों को ध्यान है तो। कोरोना रेडिएटा ये इसकी लेयर है ओवम की, तो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देगा। ठीक है जी। जोना लाइसिन, अब जोना लाइसिन क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करा देगा जोना पेल्यूसिडा को। जोना पेल्यूसिडा, यहाँ पे ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली लेयर क्या है? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, इसको डाइजेस्ट कौन करेगा? जोना लाइसिन। किसके अंदर प्रेजेंट होगा? एक्रोजोम में। क्या होगा? एक्रोजोमल रिएक्शंस। ओके, फर्टिलाइजेशन के अंदर। ओके, दूसरा है यहाँ पे कोर्टिकल रिएक्शन। दूसरा है यहाँ पे कोर्टिकल रिएक्शन। कोर्टिकल एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे,
क्या करेंगे, हार्ड करेंगे जोना पेलुसिडा को, विच ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। अब स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके स्पर्म अंदर चला गया, ठीक है। अब और एडिशनल स्पर्म्स ना आ जाए तो जोना पेलुसिडा की लेयर को हार्ड किया जाता है, ठीक है, हार्ड किया जाता है जोना पेलुसिडा की लेयर को, ताकि एडिशनल स्पर्म की एंट्री ना हो सके। और ये काम कौन करेंगे, कॉर्टिकल एंजाइम, ठीक है, कॉर्टिकल एंजाइम्स। अब देखो भाई, स्पर्म की एंट्री हो जाती है, फर्टिलाइजेशन कोन पे रिसीव करते हैं स्पर्म को, फर्टिलाइजेशन कोन। जैसे कि आप लोग जाते हो अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलने, एक पर्टिकुलर आप लोगों का स्टॉप पॉइंट होता है, वहाँ पे आप लोग सब इकट्ठे हो जाते हो, ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। फर्टिलाइजेशन कोन रिसीव करेगा स्पर्म को और स्पर्म की एंट्री हो जाएगी अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंट्री हो गई जी, एंट्री होने की ही देर थी, एंट्री होने के बाद तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, ठीक है। द मेल एंड द फीमेल प्रो न्यूक्लियाई मूव टूवर्ड्स ईच अदर। क्या था, ओवम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो स्पर्म है उसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहाँ का ये न्यूक्लियस निकल के हेड रीजन पे प्रेजेंट होता है, इधर ये ओवम में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। यहाँ का ये न्यूक्लियस, यहाँ का स्पर्म वाला मैं थोड़ा बना देती हूँ, ये एक्रोसोम, हेड, नेक, मिडल एंड द टेल, ओके। यहाँ से ये पार्ट अलग हो जाएगा, यहाँ से न्यूक्लियस निकलेगा, यहाँ से न्यूक्लियस निकलेगा। क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन कर देंगे, और फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या बोला जाता है, जायगोट बोला जाता है, ठीक है। इसको एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। मिक्सिस होना, मिक्सिंग होना किसकी, एक न्यूक्लियस की दूसरे न्यूक्लियस के साथ में मिक्सिंग हो जाती है, उसको एम्फीमिक्सिस बोला जाता है। कैरियो वर्ड यूज़ किया जाता है न्यूक्लियस के लिए, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन होना, ठीक है। इसको कैरियोगैमी बोला जाता है गाइस, कैरियोगैमी। गैमी मीन्स क्या होता है, फ्यूजन, फ्यूजन होना, और कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ओके। फर्टिलाइजिंग, अब देखो भाई, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों आपस में ये फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसको जायगोट बोला जाएगा। लेकिन 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 ये एक बीच में एक इंटरेक्शन होगी भाई, ये आपस में ऐसे ही फ्यूज़न नहीं हो जाती, इनकी फ्यूज़न होती है एक इंटरेक्शन होने की वजह से। वो इंटरेक्शन है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन का नाम दिया गया है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग। F.R. लीली ने प्रपोज किया था ये फर्टिलाइजेशन थियरी को, कि भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, कैसे स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाता है। तो किसने प्रपोज किया था, F.R. लीली ने। द फर्टिलाइजिंग ऑफ एग, एग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग के अंदर प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजिंग, ओके। यहाँ पे पहले ये वाला पार्ट समझो आप लोग, ये वाली स्लाइड समझो, कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया। देखो क्या प्रेजेंट होगा, सी यूरिन, इसमें क्या था ये यूरचिन, सी यूरचिन एंड इकाइनोडर्म, ये एक इकाइनोडर्म है बेस्ड थियरी, ये एक इकाइनोडर्म पे बेस्ड है थियरी, फर्टिलाइजेशन थियरी इसका नाम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, भाई ये थियरी क्या कहती है, ये थियरी के अंदर ये बताया गया है कि एक एग के पास में कुछ केमिकल्स होते हैं, स्पर्म के पास में कुछ केमिकल्स होते हैं, आपस में दोनों इंटरैक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन को फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन दे दिया गया नाम, ठीक है। एग, ओवम जिसको बोला जाता है, सिक्रीट करता है अ केमिकल, क्या नाम होता है, फर्टिलाइजिंग। ओवम का नाम है, ओवम का जो केमिकल है उसका नाम है फर्टिलाइजिंग। ये किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है ये, ठीक है। स्पर्म है, उसके सरफेस पे क्या होगा, प्रोटीन, एंटी फर्टिलाइजिंग। तो स्पर्म से याद रखना एंटी फर्टिलाइजिंग, ओवम से याद रखना फर्टिलाइजिंग। क्या होगा, दोनों की इंटरेक्शन हो जाएगी। द फर्टिलाइजिंग ऑफ द एग इंटरैक्ट विद द एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ स्पर्म, यहाँ लिख देती हूँ ऑफ स्पर्म, स्पर्म के सरफेस पे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। दिस इंटरेक्शन मेक्स द स्पर्म स्टिक टू द एग सरफेस। भाई एग के सरफेस पे स्पर्म को स्टिक भी तो होना है ना, स्टिक कौन करवाएगा, ये इंटरेक्शन करवाएगी ये, और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इस इंटरेक्शन का नाम दिया गया है एग्लूटिनेशन। अब इंटरेक्शन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या होगा, अब सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट है इसमें कि सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे बेबी का। देखो भाई,
फादर के अंदर क्या कॉम्पोजिशन होती है, आप लोगों को पता है फादर के अंदर एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, ठीक है, एक एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। ये कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है मेल्स के अंदर। और फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिलती है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, एक्स एक्स, ये कंडीशन देखने को मिलती है फीमेल के अंदर। ओके, अब देखो फादर में है क्रोमोजोम कितने हैं यहाँ पे 44 प्लस में एक्स वाई, ठीक है, ये कॉम्पोजिशन है। मदर के अंदर 44 प्लस में एक्स एक्स, ये वाली कॉम्पोजिशन है। गैमीट्स कैसे बनेंगे, आप गैमीट्स बनाओ, इनके कैसे बनाओगे आप लोग गैमीट्स के अंदर हाफ हाफ क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। आप लोगों को इतना पता है, जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है गाइस तो उनके अंदर हाफ हाफ क्रोमोसोम चले जाते हैं। हाफ क्रोमोसोम जाने से मतलब क्या है, देखो यहाँ पे समझो आप लोग इस कंसेप्ट को, यहाँ पे 44 प्लस में एक्स वाई था, ठीक है, 22 एक्स के साथ में और 22 यहाँ पे y के साथ में, तो ये बन गया हमारे फादर वाले के गैमीट्स, 22 प्लस में x, 22 प्लस में y। ओके, मदर वाले में बनाओ, जैसे अभी मैंने बना के समझाया है, 22 यहाँ पे x के साथ में चला जाएगा और 22 यहाँ पे दूसरे x के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ गया 22 प्लस में x, 22 प्लस में x। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग इनकी फ्यूज़न करवाते हैं, अगर ऑफस्प्रिंग्स का आप लोग निकालोगे कि क्या कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा, तो वो आप लोग थोड़ा समझ लो। यहाँ से 22 प्लस में अगर y देखने को मिलता है 22x और ये y देखने को मिलता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x और y का है, और 22 क्या है 22 कितना हो गया 44। ओके, ये वाली कॉम्पोजिशन देखने को मिली है। यहाँ पे आप लोग समझो इस बात को, इसका अगर हमने इसके साथ में मेटिंग करवाया क्या होगा 44 प्लस में एक्स एक्स, मतलब क्या होगा, ये बेबी गर्ल बनेगी, ये बनेगी बेबी गर्ल। अगर इसका हमने इसके साथ में करवाया तो भी क्या मिलेगी, बेबी गर्ल मिलेगी, बेबी गर्ल, ठीक है, बेबी गर्ल, क्योंकि 44 प्लस में एक्स एक्स जा रहा है। अगर इसका हम मेटिंग करवाएंगे, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं पेन का कलर चेंज करके आप लोगों को बता देती हूँ। देखो जी, यहाँ पे आप लोग समझो इस बात को, अगर 22 प्लस में y, यहाँ पे 22 प्लस में y के साथ में मेटिंग होगी, 22 कितना होगा 44 प्लस में y और x, मतलब एक्स वाई, यहाँ पे बनेगा मेल, मतलब बेबी बॉय, यहाँ पे बेबी बॉय बनेगा। और इसका हम फिर लास्ट वाले के साथ में करवाएंगे तो वो भी बनेगा बेबी बॉय, ठीक है जी, बेबी बॉय बनेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ समझा देती हूँ। अगर ये वाली कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है 22 प्लस में एक्स वाई, तो बनेगा यहाँ पे बेबी बॉय, बॉय बनेगा। ओके, 22 प्लस में क्या देखने को मिलेगा एक्स एक्स, 22 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 44। भाई आधे क्रोमोसोम दोगे क्या बेबी बॉय को, 44 प्लस में एक्स एक्स देखने को मिलेगा तो ये बनेगा बेबी गर्ल, ठीक है, ये वाली कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है तो वो बनेगी बेबी गर्ल। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में सेक्स का डिटर्मिनेशन हो गया है। अब डेवलपमेंट कैसे चलता है ना वो हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में डेवलपमेंट कैसे चलता है, कैसे एक एम्ब्रियो बनता है, आगे फिर वो एक फीटस में उसका डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, वो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं अब। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या चलता है, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ओके, क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज डिविजन्स को बोलते हैं। क्लीवेज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिविजन्स को बोला जाता है, ठीक है। क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ जाइगोट। ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जाइगोट के अंदर भाई फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन्स होंगी। माइटोटिक डिवीजन आप लोगों को पता है इक्वेशनल डिवीजन होती हैं, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन्स इसके अंदर हो जाएंगी और एक सिंगल सेल जाइगोट से क्या हो जाएगा, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में ये तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और उसको बोलते हैं ब्लास्टुला या फिर इसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, ठीक है। जाइगोट था अपने पास में, जाइगोट किसका रिजल्ट है, जाइगोट है फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट। ये मिला है हमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, ठीक है। जाइगोट में क्या होगा, इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन से जाइगोट ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टुला, या फिर इसको ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है।
जायगोट था, डिवीज़न हुए, पहले 2 सेल स्टेज बनी, उसके बाद में 4 सेल स्टेज बनी, उसके बाद में 8 सेल स्टेज बनी, उसके बाद में 16 सेल स्टेज बनी। 16th वाली को बोल देंगे मोरुला, ये याद रख लेना। और उसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट। 2, 4, 8, 16 वाली स्टेज को मोरुला बोल देंगे और उसके बाद में वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ठीक है, जायगोट से ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट, माइटोटिक डिवीजन्स होके। ओके, अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, बाहर वाली लेयर को बोला जाता है, आउटर लेयर को बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, इसको ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोलेंगे। अच्छा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये आप लोगों को मैं आगे बताने वाली हूँ। एक्टो का मतलब क्या होता है, एक्टो का मतलब होता है आउटर, और डर्म का मतलब होता है लेयर, आउटर लेयर। ओके, ट्रोफो एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर, इसको बोलते हैं ट्रोफो एक्टोडर्म। यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, ट्रोफो एक्टोडर्म, इसको ट्रोफोब्लास्ट भी बोला जाता है। और अंदर वाली लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, इनको बोला जाता है इनर मास सेल, इनर मास सेल। ओके, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, ब्लास्टोसिस्ट में 2 चीज़ें हैं, ब्लास्टोसिस्ट में है ट्रोफोब्लास्ट एंड द आईसीएम, ये थोड़ा सा याद रख लेना ये स्ट्रक्चर को, आईसीएम एंड द ट्रोफोब्लास्ट। आप लोगों को ये पता चल गया कि ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इतना समझ में आया। उसके बाद में है इम्प्लांटेशन। देखो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट आपने बना लिया, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को। उसके बाद में उस ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाएगा किसके साथ में, यूटरीन की वॉल के साथ में। भाई ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनाओ, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। उसके बाद में इसका अटैचमेंट होगा किससे, यूटरीन वॉल से, यूटरीन वॉल। ओके, वो होगा इम्प्लांटेशन। एक मिनट रुको आप लोग, यूटरीन वॉल, उसी प्रोसेस को बोल देते हैं इम्प्लांटेशन की, इम्प्लांट हो चुका है। ओके, वही आगे फीटस बनाएगा। इट अकर आफ्टर 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7 days के बाद ये होगा क्या, इम्प्लांटेशन। 7 days तक तो उसके अंदर क्या चलती रहेंगी, माइटोटिक डिवीजन्स चलती रहेंगी। ठीक है, वो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बनते रहेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर आर्ट्स के भी होते हैं ये, तो ये स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे और 7 days के बाद में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 days के बाद में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। देखो यहाँ पे समझो आप लोग, फर्टिलाइज्ड एग या फिर जायगोट बोल दो। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या थी, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन थी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। उसके बाद में डे 1 से लेके हमें क्या करना है, हमें आफ्टर 7 days, मतलब यहाँ पे 8 to 9 days तक हमें ये पूरा देखना है, यहाँ से लेके ये पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो इन्हीं डेज पे होगी, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी लास्ट में। उससे पहले वाला क्या था वो समझ लो आप लोग, डे 1 था यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ माइटोटिक डिवीजन्स चलेंगी जिससे फर्स्ट क्लीवेज हो जाएगा। माइटोटिक डिवीजन्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइटोटिक डिवीजन्स चलेंगे। ओके, पहले 2 सेल स्टेज बनेगी, देखो ये 2 सेल में डिवाइड हो गया है। उसके बाद में ये 4 सेल की स्टेज बनेगी, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये 4 सेल की स्टेज है, ये 3rd to 4th डे चलता है। उसके बाद में भाई 8 सेल की स्टेज बन गई है। ओके, 8 सेल की स्टेज बन गई, फिर 16 की बन गई है, कॉम्पैक्ट मोरुला बन गया है ये। उसके बाद में ये क्या बनेगा, लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और उसके बाद में ये यूटरीन की वॉल से अटैच हो जाएगा, यूट्रीन की वॉल से अटैच हो जाएगा और इसको बोल दिया जाता है इम्प्लांटेशन। किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। ओके, इम्प्लांटेशन हुआ। उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, एक एक टर्म को गाइज आप लोग अच्छे से समझना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। गाइज अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करें आप लोग। देखो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, इम्प्लांटेशन पढ़ लिया ब्लास्टोसिस्ट का, उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन आ जाएगा। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द गैस्ट्रुला।
गैस्ट्रोला के अंदर ब्लास्टोसिस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हुई, उसके बाद में ये गैस्ट्रोला में फॉर्म हो जाएगा, गैस्ट्रोला में, और इसी चीज़ को गैस्ट्रुलेशन बोल देते हैं, नाम में है ना, गैस्ट्रोला में फॉर्म हो जाना। विद द प्राइमरी जर्म लेयर्स बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल, मतलब यहाँ पे प्राइमरी जर्म लेयर्स क्या हैं, आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी लेयर्स क्या हैं, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, वो सारी यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है उनका, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में। यहाँ पे मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है, मतलब यहाँ पे शेप वगैरह सब डिसाइड हो जाती हैं, कुछ यहाँ पे मूवमेंट्स चलते हैं, ओके, यहाँ पे मूवमेंट्स चलते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर मास सेल प्रेजेंट होती हैं, इनर मास सेल के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो स्टेम सेल्स क्या कराती हैं, गिव राइज ऑल टिश्यूज़, वो सारे टाइप के टिश्यूज़ बना सकती हैं। वापस से रिकैप करो, अभी हम गैस्ट्रुलेशन पढ़ रहे हैं। गैस्ट्रुलेशन का मतलब है ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला में ट्रांसफॉर्मेशन होना, ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद में आप ये समझो कि ब्लास्टोसिस्ट था, बाहर की लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, अंदर की जो उसमें सेल्स हैं उसको इनर सेल मास बोलेंगे। अब इनर सेल मास के अंदर क्या होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स आर कैपेबल टू गिव राइज ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, हर टाइप के टिश्यूज़ बनाने के लिए स्टेम सेल्स हेल्पफुल होती हैं। तो आईसीएम में स्टेम सेल्स होंगी, वो हर टाइप के टिश्यूज़ बना देगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है ऑफ द एमनियोटिक कैविटी, ये सारा गैस्ट्रुलेशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें चलती हैं। दूसरा है फॉर्मेशन हो जाती है एमनियोटिक कैविटी की, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ओके, यहाँ पे फॉर्मेशन होने लग जाती है उस कैविटी की, जिसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। थर्ड है अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ द कोरियन एंड एमनियोन, एमनियोन और कोरियन का यहाँ पे फॉर्मेशन होने लग जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन, द कोरियन एंड द एमनियोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। कोरियन क्या कराती है, कोरियन प्रोड्यूस कराती है HCG, ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये रिलीज करवाएगी, और ये हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लें तो आप लिखोगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के लिए। देखो क्या है, अब फॉर्मेशन हो जाती है योक सैक की, भाई योक सैक भी बनने लग गया है। योक सैक क्या है, सोर्स है ब्लड सेल्स का, और फंक्शन कैसे करता है, एक और फंक्शन इसका होता है शॉक एब्जॉर्बर का, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि जो एम्ब्रियो है वो डैमेज ना हो, ठीक है, एम्ब्रियो को बचाएगा डैमेज होने से, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है कौन, योक सैक, ठीक है, योक सैक शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा नाम इसमें मैच कर रहा है ना, योक सैक शॉक एब्जॉर्बर, ओके। सोर्स होता है ये ब्लड सेल्स का, क्योंकि बच्चे तक में ब्लड का पूरी सप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। एंड हेल्प्स इन द डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद में योक सैक भी बन गया है, उसके बाद में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा प्रीमिटिव स्ट्रीक का। अब प्रीमिटिव स्ट्रीक क्या होती है, ये एक टाइप की ग्रूव होती है जिसको नोच भी बोलते हैं। एस्टैब्लिश द हेड एंड द टेल एंड्स ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के हेड और टेल जो पार्ट होते हैं उनको एस्टैब्लिश कौन करता है, ये प्रीमिटिव स्ट्रीक। देखो कुछ ऐसा होता है, प्रीमिटिव स्ट्रीक कुछ नोच टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एंडोडम, मीजोडम और एक्टोडम, ये फिर यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे नोच प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव स्ट्रीक, प्रीमिटिव स्ट्रीक, ओके, ये एक ग्रूव होती है। उसके बाद में गाइस जो मैंने अभी ये लेयर्स बताई हैं नीचे वो बनती हैं, अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताई है ना ये वाली लेयर्स, ये लेयर्स बनती हैं, क्या है, एंडोडम, मीजोडम, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम एंड द एक्टोडम, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स के नाम से भी जानी जाती हैं, या आप इनको जर्म लेयर्स बोल दो या फिर आप इनको एम्ब्रियोनिक लेयर बोल दो, राइट। पहली क्या है अपने पास में, पहली होती है एंडोडम, यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, ये एक्टो, मीजो एंड द एंडोडम का मतलब होता है लेयर। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इनर, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, डेवलप्स द फर्स्ट
पहले डेवलप कौन होती है, एंडोडर्म होती है, ये अंदर वाली होती है। मीजो का मतलब होता है मिडल, मीजो मीन्स मिडल एंड एक्टो मीन्स आउटर। तो पहले अंदर वाली लेयर बनेगी, उसके बाद में मीजो वाली बनेगी, उसके बाद में एक्टो वाली लेयर बनेगी। ये जर्म लेयर्स हैं, इनको एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे देखो आप लोगों को मैंने बताया एक प्रिमिटिव स्ट्रीक टाइप का बनता है, एक ग्रूव टाइप का बनता है। पेन का कलर यहाँ पे चेंज करके आप लोगों को मैं समझाती हूँ। देखो जी, यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बना ये, ठीक है। यहाँ पे ये एमनियन है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड है। यहाँ पे आप लोग समझो, एक्टोडर्म सबसे अंदर वाली है, ठीक है। मीजोडर्म बीच वाली लेयर है, और नहीं, एक्टोडर्म तो ये वाली लेयर है अंदर वाली, उसके बाद में मीजोडर्म है, और ये बाहर वाली क्या है, एक्टोडर्म है। ये आउटर है, ये मिडल है, और ये इनर वाली है, ठीक है। और ये नीचे यॉक सैक है। अभी यॉक सैक का फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीचे ये यॉक सैक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। फिर उसके बाद में ये लेयर्स बनने लग गई, पहले बनी एंडोडर्म वाली, फिर बनी मीजोडर्म वाली, फिर बनी एक्टोडर्म वाली। ओके, एमनियन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब देखो प्रेगनेंसी क्या होती है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ गाइज आप लोगों के लिए। हमने अभी तक पढ़ा फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से बना जायगोट, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बार लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्या रहे, ध्यान में रहे। एक मिनट रुको आप लोग, मुझे तो पेन ही नहीं मिल रहा है। देखो जायगोट, जायगोट था, फर्टिलाइजेशन से बना। जायगोट से क्या बना, जायगोट से बना ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट को क्या कराना ज़रूरी है, इम्प्लांट कराना ज़रूरी है। उसके बाद में हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा है, इम्प्लांटेशन पढ़ा है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन्स देखने को मिलेंगी, इसमें देखने को मिलेंगी गाइस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है। इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद में आपने क्या पढ़ा था, इम्प्लांट हो चुका है, उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन पढ़ा था। गैस्ट्रुलेशन के बाद में एमनियोटिक कैविटी बनती है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, यॉक सैक बनता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है जो एक ग्रूव टाइप की होती है, एक नोच टाइप की होती है। उसके बाद में जर्म लेयर्स पड़ी थी जिसको एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बोला जाता है। 3 टाइप की हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। जैसे मैंने बोला है अभी उसी टाइप में ये बनती हैं, ठीक है। पहले एंडो बनेगी, फिर मीजो बनेगी, फिर ये एक्टो बनेगी। ओके, ये अपने पास में 3 लेयर्स थी। उसके बाद में क्या प्रेजेंट है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे, हम लोग अब ये देखेंगे कि यहाँ पे एम्ब्रियो भी बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया गाइज, यहाँ पे डिवीजन्स चली, उसके बाद में यहाँ पे क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया है। एम्ब्रियो क्या है, अब यहाँ पे आगे फीटस बन गया, और फीटस फिर आगे वो डिलीवर हो जाएगा जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। तो अब हम प्रेगनेंसी देखेंगे। भाई प्रेगनेंसी किस चीज़ को बोलेंगे, इट इज़ द टाइम फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ। जब कंसेप्शन हो जाता है, कब, जब कंसीव कर लेते हैं, कंसीव से लेके और बर्थ होने तक के टाइम को प्रेगनेंसी का टाइम दिया जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी का टाइम दिया जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कितना होता है इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड होता है गाइस 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज। मतलब 9 मंथ्स ऊपर 7 दिन हो सकते हैं और 7 दिन कम भी हो सकते हैं, प्लस माइनस ये वाली सिचुएशन होती है। ओके, उसके बाद में देखो प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसको पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो न्यूट्रिशन सारा प्लेसेंटा के थ्रू ही जाता है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूटरीन वॉल ऑफ मदर। भाई यूटरीन वॉल में इम्प्लांट होता है तो उसका पूरा डेवलपमेंट भी यहीं पे चलता है, ठीक है। पूरा डेवलपमेंट भी यहीं पे चलेगा यूट्रस में। क्या होगा, प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है फीटस के बीच में और मदर के यूटरीन वॉल के बीच में, ठीक है, टू एक्सचेंज द मटेरियल। अब इसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होगा। मटेरियल कैसा होगा, ऑक्सीजन का। भाई ऑक्सीजन को आगे पहुंचाना है फिटस तक में, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब कुछ वेस्ट मटेरियल है, उसको अगर बाहर निकालना है तो वो उसके थ्रू हो जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। द आउटर सरफेस ऑफ द कोरियन, आउटर सरफेस क्या है कोरियन का, इन ह्यूमंस डेवलप अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज द कोरियोनिक विलाई, वो डेवलप करेंगी प्लेसेंटा को। कोरियन था,
यहाँ पे कहीं बनाती हूँ आप लोगों के लिए मैं, कुरियन था, उसके बाद में कुछ ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? क्रियोनिक विलाए, क्रियोनिक विलाए, ठीक है। और ये क्या बना देंगी? ये बना देंगी प्लेसेंटा। ये कोरियोनिक विलाई से प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब देखो क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो था, डेवलपिंग एम्ब्रियो, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या करेगा? ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेगा। और न्यूट्रिएंट्स कैसे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वो अंदर ले लेगा एंड गेट रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट। भाई जो प्लेसेंटा है उसकी हेल्प से न्यूट्रिशन अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और मेटाबॉलिक वेस्ट निकल जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ ऐसा बना के दिखाती हूँ, प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या आएगा? यहाँ पे अंदर जाएगा ऑक्सीजन, प्लेसेंटा की हेल्प से ऑक्सीजन जाएगा अंदर, ठीक है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की हेल्प से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और क्या जाएगा? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। और बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा मेटाबॉलिक वेस्ट और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये सब होगा प्लेसेंटा की हेल्प से। तो प्लेसेंटा सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझो क्या है, अब यहाँ पे ये विलाइज प्रेजेंट हैं, विलाई प्रेजेंट है। विलाई क्या करेंगे? यहाँ पे ये प्लेसेंटा का फॉर्म कर देंगी, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटल विलाई इसको बोला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये एक इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट है, इसके अंदर एक कॉर्ड प्रेजेंट होती है, कॉर्ड कनेक्ट होती है एम्ब्रियो से। ओके, यहाँ पे ये यूट्रस की कैविटी है, यहाँ पे यॉक सैक है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। क्या करेगा? शॉक, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि बेबी का प्रोटेक्शन मिलता रहे, बेबी को प्रोटेक्शन मिलती रहे, ठीक है। यहाँ पे ये म्यूकस है, सर्विक्स है, यहाँ पे ये पार्ट आप लोगों को पता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या समझाना था आप लोगों को? प्लेसेंटल विलाए, और यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, बाहर में ये यॉक सैक है, और ये वाली क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो अब यहाँ पे है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? भाई पूरा बेबी, पूरा फीटस डेवलप हो गया है। मंथ कितना बताया था प्रेगनेंसी का? 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, ये टाइम पीरियड आप लोगों को मैंने बताया था प्रेगनेंसी का, ठीक है। पार्चुरेशन में क्या होगा गाइस? ये एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिलीवरी होती है फीटस की। अब पूरा फीटस ग्रो हो चुका है, उसको प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन मिल गया है, ठीक है। अब क्या होगा? डिलीवरी हो जाएगी उस फीटस की, उस चाइल्ड के बर्थ को बोला जाएगा पार्चुरेशन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द फीटस, फीटस को डिलीवर किया जाता है, चाइल्ड बर्थ बोला जाता है उसको, और उसी को पार्चुरेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये पार्चुरेशन कैसे होता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है। अब है जेस्टेशन पीरियड। देखो जेस्टेशन पीरियड क्या है? ये 2-2 नंबर में पूछी जा सकती हैं ये टर्म्स। पार्चुरेशन क्या होता है, जेस्टेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझो। जेस्टेशन पीरियड क्या है? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, उसी को बोल देते हैं जेस्टेशन पीरियड, या फिर इसको बोल देते हैं प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड। एवरेज ड्यूरेशन होगा किसका? ह्यूमन प्रेगनेंसी का 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, इसको बोल देंगे जेस्टेशन पीरियड, ओके, जेस्टेशन पीरियड। अब प्रोसेस क्या है पार्चुरेशन के? पार्चुरेशन के प्रोसेस क्या है? मतलब जब चाइल्ड का बर्थ होगा, चाइल्ड बर्थ, भाई फीटस है उसका बर्थ भी करवाना ज़रूरी है, पूरा डेवलप हो चुका है वो, उससे सिग्नल मिल चुका है कि भैया मेरा तो जन्म करवा दो आप लोग। तो बच्चे का क्या है? चाइल्ड का बर्थ होगा जिस टाइम पे, तो वो प्रोसेस कैसे चलेंगे? वो इंड्यूस होंगे बाय द नर्वस सिस्टम एंड द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स सिग्नल देंगे, सिग्नल देंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चाइल्ड का बर्थ होगा, फीटस बाहर आएगा, ठीक है। सिग्नल मिलेगा फ्रॉम द फुल्ली मैच्योर्ड फीटस, फुल्ली मैच्योर फीटस क्या कहेगा? भाई अब मुझे बाहर आना है, सिग्नल मिल जाएगा, इंड्यूस करा देगा कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट है ये। फुली मैच्योर्ड फीटस से सिग्नल मिलते हैं और वो सिग्नल क्या करवा देते हैं? इंड्यूस करवा देते हैं इन कॉन्ट्रैक्शंस को। इंड्यूस का मतलब होता है
करवा देना मतलब एक्टिवेट करवा देना, ठीक है, इंड्यूस करवा देना, स्टिमुलेट करवा देना, किसको, कॉन्ट्रैक्शंस को, उसी को बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। क्विक रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन है, क्विक रिलीज होगा इस हार्मोन का और क्या होगा, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब क्विक रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन का नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये क्या करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है और उस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से लेबर पेन हो जाते हैं। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो पेन होते हैं उसको लेबर पेन बोला जाता है, ओके। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रिलैक्सिन हार्मोन, ये क्या करवा देगा, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्यूबिस सिम्फाइसिस, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करवा देगा ताकि जो फीटस है वो बाहर आ सके, ठीक है, फीटस का बाहर आने का हो सके। इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और ऑक्सीटोसिन को तो बर्थ हार्मोन का ही नाम दिया गया है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। नर्वस सिस्टम और हार्मोनल ये दोनों चीज़ें क्या करवाती हैं, ये सिग्नल देगा फीटस, फुली मैच्योर फीटस सिग्नल दे देगा, उसके बाद में ये हार्मोन्स रिलीज होंगे, ऑक्सीटोसिन विगरस कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगे, उसकी वजह से जो बेबी है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। बेबी की डिलीवरी भी हो चुकी है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है लैक्टेशन। भाई बच्चा पैदा हो चुका है, बच्चे को अब क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है। बेबी का बर्थ हो चुका है, बेबी को अब क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। तो मिल्क रिलीज करवाने के लिए क्या होगा, हमें लैक्टेशन पढ़ना पड़ेगा। लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन होना, किससे होता है मिल्क का प्रोडक्शन, मेमरी ग्लैंड से, ठीक है। मेमरी ग्लैंड का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, मेमरी ग्लैंड है, एल्वियोलाई सेक्स प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू है, फैट टिश्यू जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी रिकैप कर लें, टाइम टू टाइम इन चीज़ों को रिकैप करते रहें ताकि आप लोग इनको भूलें ना। प्रोडक्शन होगा मिल्क का इन द मेमरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड द लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होना मेमरी ग्लैंड से, ठीक है। मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज, मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज, तो इसीलिए थोड़ा सा नाम दिया गया है लैक्टेशन का कि भाई मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ओके। द फीमेल्स मेमरी ग्लैंड अंडरगो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होगा ताकि जब बच्चा पैदा हो जाए उसको मिल्क दे सके मदर, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा मेमरी ग्लैंड में, ओके। रोल होंगे यहाँ पे हार्मोन्स के, क्या यहाँ पे हार्मोन के रोल हैं, यहाँ पे हार्मोन होगा PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लैक्टेशन के लिए, ओके। सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से PRL सिक्रीट होगा। PRL मीन्स हार्मोन क्या है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है और ये क्या करवा देगा, अपना रोल प्ले करेगा भाई लैक्टेशन में, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को इतना पार्ट। नेक्स्ट देखो ऑक्सीटोसिन, अब मिल्क का प्रोडक्शन होने लग गया है, मेमरी ग्लैंड में डिफ्रेंसिएशन भी हो गया प्रेगनेंसी के टाइम पे। ऑक्सीटोसिन जिसको बर्थ हार्मोन बोला जाता है वो क्या करवाता है, इजेक्शन करवाता है मिल्क का, स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब मिल्क प्रोड्यूस हो चुका है, अब मिल्क को इजेक्ट आउट भी तो करना है ना ताकि बच्चे को बाहर मिल्क मिल सके मदर से। इजेक्शन ऑफ मिल्क का काम कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन करवाएगा, ओके। तो ऑक्सीटोसिन के यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एक तो बर्थ हार्मोन है क्योंकि ये विगरस कॉन्ट्रैक्शंस को ये क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है, दूसरा इजेक्शन करवाता है मिल्क का, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अब मदर के मिल्क में ऐसा क्या है इंपॉर्टेंट जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, भाई डॉक्टर्स ऐसे क्यों बोलते हैं कि माँ का दूध बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, तो ये चीज़ें बोली क्यों जाती हैं, क्योंकि मदर का जो मिल्क होता है, स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है और ये मिल्क बहुत हेल्दी होता है बेबी के लिए, वो मैं बताऊंगी क्यों होता है। इसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। देखो, द फर्स्ट मिल्क विच कम्स आउट फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, मदर की मेमरी ग्लैंड से जो पहला मिल्क बाहर आता है,
ठीक है। मेमरी ग्लैंड से, मदर की मेमरी ग्लैंड से जो पहला मिल्क बाहर आता है जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है उसके तुरंत बाद जो फर्स्ट मिल्क निकलेगा उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ठीक है। ये कैसा होता है, ये येलोइश कलर का होता है, येलोइश फ्लूइड दैट कंटेन्स द लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड द लैक्टोप्रोटीन। इसके अंदर लैक्ट एल्ब्यूमिन और लैक्टोप्रोटीन ये दोनों चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी, IgA। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो। IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रॉम में, जो कि प्रोवाइड कराती है पैसिव इम्यूनिटी। बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन कराती है, IgA एंटीबॉडी, और ये प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रॉम में। तो आप लोगों को सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया, कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बना। ठीक है। उससे पहले ब्लास्टोसिस्ट था, एम्ब्रियो बना, इम्प्लांटेशन हुई, ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हुई। ठीक है। उसके बाद में भाई बहुत सारी चीज़ें बनी, जर्म लेयर्स बनी, यॉक सैक बने, एमनियोटिक कैविटी बनी, एमनियोटिक फ्लूइड बना। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल से बता दी हैं गाइज। आप लोगों अच्छे से इस वीडियो को समझ लें, ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे NCERT के क्वेश्चंस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया है वो बहुत बढ़िया। कल मिलते हैं NCERT क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, बाय।